वन टू थ्री स्टार्ट। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में आतंकियों, गैंगस्टरों, नशीले पदार्थों के तस्करों के गठजोड़ को ध्वस्त करने के लिए जो छापेमारी की वह यही बताती है कि यह गठजोड़ कितना व्यापक रूप ले चुका है। यह सामान्य बात नहीं कि NIA ने 6 राज्यों में 120 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। यह व्यापक छापेमारी यही स्पष्ट कर रही है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बना यह गठजोड़ कहीं अधिक मजबूती से अपनी जड़ें जमा चुका है। यह अच्छी बात है कि इस गठजोड़ पर NIA की निगाह थी, लेकिन यह शुभ संकेत नहीं कि यह गठजोड़ इतने बड़े पैमाने पर अपने पांव पसार चुका है। आतंकियों, गैंगस्टरों और नशे के तस्करों का गठजोड़ एक खतरनाक समूह है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस तरह एक बड़ा खतरा बन गया है। इसका पता पिछले कुछ समय में उसके द्वारा अंजाम दी जाने वाली गतिविधियों से चलता है। यह किसी से छिपा नहीं कि हाल के समय में किस तरह गैंगस्टरों ने एक के बाद एक कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। आतंकियों से साठगांठ रखने वाले इन गैंगस्टरों ने कुछ वारदातें तो जेल में रहते हुए अंजाम दी है। इसी तरह उनकी ओर से कुछ घटनाएं विदेश में बैठे हुए भी की गई है। यह भी सबके सामने है कि बीते कुछ समय में किस तरह से देश के विभिन्न हिस्सों में मादक पदार्थों की बड़ी खेप पकड़ी गई है। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि आतंकियों, गैंगस्टरों और नशे के तस्करों के गठजोड़ को सीमा पार अर्थात पाकिस्तान से भी सहयोग और समर्थन मिल रहा है। आवश्यकता केवल इसकी नहीं है कि इस गठजोड़ पर शिकंजा कसा जाए, बल्कि इसकी भी है कि उसे जड़ मूल से समाप्त किया जाए। चूँकि इस गठजोड़ ने पंजाब में कुछ आतंकी घटनाओं को भी अंजाम देने की कोशिश की है, इसलिए NIA एवं अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ पंजाब पुलिस को भी अतिरिक्त चौकसी बरतने की आवश्यकता है। इस आपराधिक गठजोड़ ने उस वोहरा कमेटी की याद दिलाने का काम किया है जिसने एक समय यह कहा था कि देश में भ्रष्ट एवं आपराधिक तत्वों के साथ माफिया के गठजोड़ ने अपनी समानांतर सत्ता कायम कर ली है। यह नहीं कहा जा सकता है कि वोहरा कमेटी की ओर से रेखांकित किए गए इस गठजोड़ को ध्वस्त करने में सफलता हासिल कर ली गई है। स्पष्ट है कि कानून एवं व्यवस्था के साथ आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने वाले किस्म किस्म के गठजोड़ बढ़ रहे हैं। इस तरह के जो भी गठजोड़ हैं उन सब के खिलाफ एक साथ सख्ती बरती जानी चाहिए। NIA ने जैसी छापेमारी गत दिवस की, वैसे ही उसने कुछ दिनों पहले दक्षिण से लेकर उत्तर के कुछ राज्यों में जिहादी नेटवर्क के खिलाफ भी की थी।
यह समझ जाना चाहिए कि जिहादी तत्वों का नेटवर्क भी देश के लिए एक बड़ा खतरा है। जांच एजेंसियों का यह दायित्व होता है कि अगर कहीं से किसी गड़बड़ी की शिकायत आई है और उसकी पड़ताल करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है तो उसे अंजाम देते हुए वे अपने अधिकारों और सीमा का ख्याल रखें। लेकिन ऐसी शिकायतें अक्सर आती हैं कि जांच के क्रम में किसी एजेंसी के अधिकारियों के पेश आने का तरीका कई बार भयादोहन की तरह लगने लगता है। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के बर्ताव को लेकर आई शिकायत पर सुनवाई करते हुए इसी प्रवृत्ति पर एक अहम टिप्पणी की कि एजेंसी अपना काम जरूर करे लेकिन डर का माहौल न पैदा करे। दरअसल मामला छत्तीसगढ़ सरकार से संबंधित है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में यह शिकायत की गई कि 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन के आरोपों की पड़ताल करते हुए ईडी बहुत आपाधापी में काम कर रहा है और उसका मकसद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फंसाना है। ईडी पर लगाए गए आरोपों के मुताबिक राज्य के आबकारी विभाग के कई अधिकारियों को गिरफ्तारी की धमकी भी दी गई है। किसी घोटाले की जांच के दायित्व को पूरा करना ईडी के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन अगर उस पर लगे आरोप सही हैं तो यह उचित तरीका नहीं है। हालांकि ईडी की ओर से अदालत को यह सफाई पेश की गई कि जांच एजेंसी सिर्फ शराब घोटाले से जुड़े मामले में हुई अनियमितताओं की जांच कर रही है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत होने वाली जांच से किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इस क्रम में आरोपों के दायरे में आए संबंधित पक्षों के सामने भय का वातावरण बनाया जाता है, धमकी का इस्तेमाल किया जाता है, तो यह अपने आप में जांच की प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा करता है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पक्ष पर अहम टिप्पणी की कि अगर जांच के क्रम में इस तरह का व्यवहार किया जाता है तो एक वास्तविक कारण भी संदिग्ध हो जाता है। कायदे से देखें तो छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले का जो स्वरूप अब तक सामने आ चुका है उसकी उचित तरीके से पड़ताल होनी चाहिए और सभी तथ्य सामने आने चाहिए ताकि असली दोषियों को सजा के अंजाम तक पहुंचाया जा सके। ईडी का भी मकसद यही होगा, लेकिन इतने भर से किसी को अधिकारों और दायित्वों की सीमा का ख्याल न रखने की छूट नहीं मिल जाती। विडंबना यह है कि इससे पहले भी ईडी की कार्यशैली को लेकर सवाल उठ चुके हैं और अदालतों की ओर से उसकी सीमा को लेकर स्पष्ट टिप्पणियां की गई है। इसके बावजूद अगर किसी पक्ष से ईडी पर भय पैदा करके मनमानी करने के आरोप लग रहे हैं और अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है तो इससे जांच एजेंसी की साख को नुकसान ही पहुंचेगा। यूँ भी पिछले कुछ सालों में प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और सीबीआई की ओर से लक्ष्य करके डाले गए छापों के बारे में यह कहा जाने लगा है कि ये एजेंसियां सरकार के इशारे पर काम कर रही है। कई बार वे दायरे से बाहर जाकर भी काम करती है
और इस तरह उनका मकसद जांच करने के बजाय किसी को परेशान करना ज़्यादा हो जाता है। हालांकि इस तरह के आरोप सभी सरकारों के दौर में लगते रहे हैं, लेकिन अगर किसी मामले में हो रही कार्रवाई में बदले की भावना रखने के आरोप सामने आने लगते हैं तो इससे जांच की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है। ज़रूरत इस बात की है कि किसी भी जांच एजेंसी के दायित्वों या कार्यशैली को लेकर सभी पक्षों के बीच भरोसा मजबूत हो। स्टॉप।